स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जी हम लोगों ने कल कुछ बेसिक्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फिर मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट के क्या रूल्स होते हैं। तो इसके ऊपर हमारी कल डिस्कशन हुई। तो अगर इन चीज़ों के हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन, कोई इश्यूज हैं किसी को, तो आप बता दें, नहीं तो फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। अब हमने बिजनेस पढ़ा, बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। फिर इसके बाद हमारी ये डिस्कशन हुई कि मैनेजमेंट क्या काम करती है। मैनेजमेंट को हमने स्प्लिट किया 3 लेवल्स में। स्ट्रेटेजिक लेवल है, टेक्निकल लेवल है, ऑपरेशनल लेवल है। फिर उनके अब किस लेवल पे कौन कौन से लोग आते हैं, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई। फिर कंट्रोल का जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, जबकि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो बॉटम टू टॉप होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट को, जैसे हमने कहा कि वो लोग हैं जो कंपनी को चला रहे हैं कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में, तो वो किस तरह से चलाते हैं। वो 3 चीजें कर कर कंपनी को चलाते हैं। एक प्लानिंग कर रहे होते हैं, दूसरी वो कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं, और तीसरी वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जिनको करके वो कंपनी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये 3 चीजें हैं जो वो करते हैं। और उसे कंपनी प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गोल सेटिंग। रिसोर्स जितना हमें रिक्वायर्ड है, अगर वो हमारे पास उतना अवेलेबल है तो फाइन, नहीं है, शॉर्ट कम है तो फिर मजीद से अरेंज करना है। ये चीजें, फिर स्ट्रेटजीज बनाना, स्टैंडर्ड सेट करना, बजट सेट करना, और फिर उस बजट के मुताबिक काम करना शुरू कर देना। ये हमारी प्लानिंग में आता है। देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है कि हम एक्चुअल बजट से या प्लान से कंपेयर कर रहे हैं, और अगर एक्चुअल और बजट में के दरमियान कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को हम वेरिएंस का नाम देते हैं। उस वेरिएंस को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें भी इसके अंदर ही आती हैं। और थर्ड जो इसके अंदर एक फाइनल चीज आती है, दैट इज द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये है कि मल्टीपल ऑप्शन, आप जो बेस्ट अल्टरनेट है या बेस्ट ऑप्शन है सिलेक्ट करना इस डिसीजन। कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी प्रोडक्ट लेस प्रॉफिट, किस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, किसको डिसकंटिन्यू करना है, ये सारी चीजें मेकिंग वाले सब्जेक्ट में फॉल करती हैं। फिर इसके बाद हमने अपनी डिस्कशन शुरू की कॉस्ट क्लासिफिकेशन पर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। फिर हमारी बात हुई कॉस्ट क्या होती है, फिर कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है। कॉस्ट पर यूनिट को हम यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं। फिर कॉस्ट यूनिट क्या होता है, फिर इसके ऊपर हमने एग्जांपल्स के साथ, आप लोगों की तरफ से भी कुछ इनपुट थी या आपने एग्जांपल्स देकर को डिफरेंशिएट किया कि कॉस्ट यूनिट में और कॉस्ट पर यूनिट में क्या डिफरेंस है, तो इस चीज को हमने क्लियर किया। देन कॉस्ट सेंटर क्या होता है, इस ऊपर हमारी बात हुई। और कॉस्ट सेंटर के बाद फिर हमने कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर बात। तो ये वो चीजें हैं जो हमने कल तक डिस्कस की। अगर किसी चीज में कोई इशू, डाउट है तो आप इसको ले जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके फाइन, मूविंग ऑन। हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉस्ट। सबसे पहली चीज ये कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए हसान, जब हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि कंपनी का कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो एक कॉस्ट सेंटर। ठीक है, कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सबके सब डिपार्टमेंट्स कॉस्ट सेंटर हैं। जनरली अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वो ये है। और इसके अलावा अगर कोई बड़ी बड़ी मशीनरी है, जैसे प्रोडक्शन मशीनरी है, तो प्रोडक्शन मशीनरी को यूज किया जाता है प्रोडक्ट बनाने के। तो जो प्रोडक्शन मशीनरी है वो भी एक कॉस्ट सेंटर के तौर पे ट्रीट की जा सकती है। अगर हम उस मशीनरी पे लगने वाली कॉस्ट का सेपरेटली एक डिटेल्ड एनालिसिस करें, तो वो मशीनरी उस टाइम के लिए हमारे लिए क्या बन जाएगी,
कॉस्ट सेंटर बन जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? जी हसन। अब हम मूव करते हैं कॉस्ट सेंटर, सॉरी कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट ऑब्जेक्टिव को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। यूनिलीवर वाले हैं, इन लोगों ने वेरी फर्स्ट टाइम एक लिक्विड डिश वॉशर इंट्रोड्यूस करवाया था अर्ली 90। लिक्विड डिश वॉशर यूनिलीवर ने अर्ली 90s में एक लिक्विड डिश वॉशर इंट्रोड्यूस करवाया था और वो लेमन मैक्स का था। मतलब लेमन मैक्स जो है उसको लिक्विड फॉर्म में वेरी फर्स्ट टाइम इन लोगों ने अर्ली 90s में यूनिलीवर ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब जब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो ज़ाहिर है वो इनिशियली वो टिन पैकिंग में था। अब आजकल अगर हम लेमन मैक्स डिश वॉशर अगर लेने जाएं तो वो एक प्लास्टिक बॉटल के अंदर होता है, लेकिन इनिशियली वो प्लास्टिक बॉटल में नहीं मिलता था, वो टिन पैकिंग में मिलता था। जब इन्होंने इसको टिन पैकिंग में इंट्रोड्यूस करवाया तो एक नई चीज थी, लोगों ने इसको परचेज करना शुरू किया। अदरवाइज तो वो एक सोप बार की फॉर्म में होता था, तो बाद में ये नया नया कॉन्सेप्ट था लिक्विड डिश वॉशर का, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और लोगों ने इसको परचेज करना शुरू। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने इसको परचेज किया, शुरू में इनिशियली लोगों ने तो इसको बाय किया, लेकिन फिर अचानक से इसकी सेल डाउन हो गई। अचानक से इसकी सेल क्या हो गई? डाउन हो गई। यानी कि इनिशियली तो कॉस्ट सेल हुई, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से इसकी सेल क्या हो गई? डाउन हो गई। अब कंपनी इस चीज को लेके थोड़ा सा वरीड थी कि इसकी सेल डाउन क्यों हो रही। लाइक हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया, इनिशियली ये बिका, लेकिन उसके बाद एकदम से इसकी सेल डाउन हो गई। कंपनी ने अपने एक मैनेजर को बुलाया, वो मैनेजर आया और उसको कहा कि जी ये प्रोजेक्ट है, आपकी असाइनमेंट ये है कि हमने इसकी सेल पहले ज्यादा थी, अब इसकी सेल डाउन हो गई है, तो हमने अपनी सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स को इम्प्रूव करना है। तो सेल्स को इम्प्रूव करना है तो यही आपका टास्क है, यही आपका प्रोजेक्ट है जिसपे आप। अब उस मैनेजर ने क्या किया, उस मैनेजर ने एक टिन लिया। अब ये जो प्रोडक्ट टिन है ये एक कॉस्ट यूनिट है। जो टिन बेसिकली है क्या? कॉस्ट यूनिट। बेसिकली क्या है? एक कॉस्ट यूनिट है। अब उसने इस टिन को लिया और सबसे पहले उसने पहला काम क्या किया, उसने यहाँ पर एक मार्केट सर्वे की। मार्केट सर्वे किया ये जानने के लिए कि आखिर इसकी सेल क्यों नहीं हुई। उसने लोगों के पास गया, मार्केट में लोगों के पास गया, जाके फीडबैक लिया कि ये एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जब उसने उनसे इनका फीडबैक लिया, लोगों ने इस परफॉर्मेंस के हवाले से तो बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। जब उन्होंने इसका फीडबैक लिया लोगों से, तो फीडबैक तो लोगों ने बहुत अच्छा दिया, मतलब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया कि जी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, एक्सीलेंट सर्विस है, ये सब कुछ उन्होंने ये सारे कमेंट्स तो बड़े अच्छे मिले। लेकिन जब उसने उसकी रीजन पूछी कि आप लोग इसको परचेज क्यों नहीं करते, तो लोगों ने रीजन ये बताई कि ये एक्सपेंसिव है। अब अगर हम 2000 से रिवर्स बैक जाएं 90s में 80s में, तो उस टाइम लोगों की स्पेंडिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं होती थी। उस टाइम लोग इतने ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस नहीं, उस टाइम लोग जो है वो प्राइस कॉन्शियस ज्यादा। यानी कि लोग कहते थे कि ज्यादा स्पेंडिंग ना करो, बस काम चलाओ, अपना गुजारा करो इन डेट्स। तो उस टाइम लोगों से जब पूछा गया कि जी क्यों नहीं खरीदते, तो लोगों ने कहा कि ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इस सारे एनालिसिस के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा, चूंकि ये लिक्विड डिश वॉशर एक्सपेंसिव है, सो लोग इस वजह से इसको परचेज नहीं कर। यानी कि अगर इसकी प्राइस कम हो जाए तो फिर लोग इसको परचेज कर लेंगे। सो जो फैक्टर है इसकी सेल में, जो हर्डल है, वो बेसिकली प्राइस फैक्टर है। अब ज़ाहिर है अगर प्राइस को हम रिड्यूस करना, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम कॉस्ट को भी रिड्यूस करें, क्योंकि जब तक कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी सेलिंग प्राइस रिड्यूस नहीं हो सकती। सो
उसने ये कंक्लूजन निकाली कि हमें पहले अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम सेलिंग प्राइस कम करेंगे, तो फिर ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगी, इसकी सेल दोबारा से होना शुरू हो जाएगी। सो अब उसका एम क्या था कि जी कॉस्ट कटिंग कर, का एम क्या है, कॉस्ट कटिंग करनी, यानी कि कॉस्ट को रिड्यूस करना। अब उसने क्या किया, उसने ये टिन लिया और उसने कहा कि जी इस टिन के ऊपर हमारी कौन कौन सी कॉस्ट लगती हैं। उसने उन सारी कॉस्ट को एक लिस्ट डाउन की, मतलब इंग्रेडिएंट्स निकाले कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। उसने कहा जी पहला इंग्रेडिएंट जो है उसकी इस एक टिन के ऊपर जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेट, ये मैं फर्जी वैल्यूज लिख रहा हूँ, एक्चुअल नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ। फर्ज करें कि वो एक टिन के ऊपर उसकी कॉस्ट लगती है 3 रुपीज। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है उसकी एक यूनिट के ऊपर कॉस्ट लगती है 4 रुपीज। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है उसकी एक यूनिट के ऊपर, एक टिन के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो है 3.5। चौथा इंग्रेडिएंट जो है उसकी एक टिन के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है डेट इज 2.5। जो पांचवा इंग्रेडिएंट है उसकी कॉस्ट आ रही है एक टिन के ऊपर 2। और जो छठा इंग्रेडिएंट है, जो फाइनल इंग्रेडिएंट है, उस अकेले इंग्रेडिएंट की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज। यानी कि ये जो फाइनल इंग्रेडिएंट है इस अकेले की जो कॉस्ट है वो 10 है, जो कि अप्रोक्सीमेटली उस पूरे टिन की कॉस्ट का 1/3 से भी ज्यादा। अब जब उसने देखा कि इस इंग्रेडिएंट की कॉस्ट, इस अकेले इंग्रेडिएंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसने कंक्लूजन पे पहुंचा कि इसकी, चूंकि इस अकेले इंग्रेडिएंट की कॉस्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इस इंग्रेडिएंट की कॉस्ट में रिडक्शन का मार्जिन भी ज्यादा होगा। सो हम इसके ऊपर पहले वर्कआउट करें। लेकिन क्योंकि वो एक प्रोडक्शन मैनेजर नहीं था तो उसको आइडिया नहीं था कि ये इंग्रेडिएंट क्यों ऐड किया जाता है, किस तरह से ऐड किया जाता है। उसने कहा कि जी पहले एक मीटिंग बुलाई जाए ताकि लोगों से फीडबैक लिया जाए कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस पर्पस के लिए जो है वो इसमें लिक्विड डिश वॉशर में शामिल किया। अब जब उसने एक मीटिंग कॉल की और उसने अपनी ब्रीफिंग दी कि जी मैं इस तरह से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे ये प्रोजेक्ट मिला और मैंने इसके ऊपर ये वर्किंग की और इस वर्किंग से कंक्लूजन ये निकली है कि चूंकि ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है इसलिए इसको कोई परचेज करने को तैयार नहीं है। तो अगर इसकी कॉस्ट रिड्यूस कर ली जाए तो फिर ये मिनिमाइज हो सकता है। मतलब ये कि फिर इसकी जो ठहरिएगा, काइंडली आप लोग अपने जरा माइक्स म्यूट कर लें, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टॉर्शन भी ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। काइंडली आप लोग अपने माइक्स म्यूट कर, थैंक यू। अच्छा, अब इसमें यह है कि उसने कहा कि जी इस इंग्रेडिएंट में क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन का मार्जिन काफी है, उसने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में सब मैनेजर्स बैठे थे, उसने पूछा कि जी ये एक इंग्रेडिएंट है, इस इंग्रेडिएंट की अकेले की कॉस्ट 10 रुपीज है जो एक टिन के ऊपर आ रही है। तो द क्वेश्चन इज कि हम ये इंग्रेडिएंट ऐड क्यों करते हैं, मतलब क्या इस इंग्रेडिएंट का उस लिक्विड डिश वॉशर की परफॉर्मेंस से लिंक है या कुछ इस तरह से। तो जब उससे प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा गया तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि जी ये पैकिंग डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो इस इंग्रेडिएंट को ऐड करवाते हैं, तो हम इसको नहीं करते, लेकिन इसको पैकिंग डिपार्टमेंट वाले ऐड करवाते हैं। पैकिंग मैनेजर को बुलाया गया तो पैकिंग मैनेजर ने कहा कि जी ये जो इंग्रेडिएंट है ये हम इसलिए ऐड करवाते हैं ताकि जंग ना लगे। मैनेजर ने कहा कि जी जो क्रॉकरी होती है या तो वो प्लास्टिक की होती है या ग्लास की होती है या मार्बल की, उसकी पत्थर की होती है या एलिफेंट
बॉन्ड्स की हो सकती है, ठीक है, या मैक्स स्टेनलेस स्टील हो सकता है। लेकिन लोहा ऐसा कोई मतलब चीज नहीं है कि जिससे जो है वो जंग लग सके। तो उसने कहा जी क्रॉकरी को जंग नहीं लगेगा। बेसिकली हम जो लिक्विड है वो आल्दो के पॉलिथीन बैग में डालकर फिर टिन में पैक करते हैं, लेकिन पॉलिथीन बैग अगर लीक कर जाए तो वो जार है जो लिक्विड है वो टिन के साथ लगेगा, तो टिन को जंग लग सकता है। और अगर टिन को जंग लगता है तो मे बी वो केमिकल जो है, जो लिक्विड डिश वॉशर है, वो मे बी उस जंग के साथ रिएक्ट कर जाए, जिससे क्रॉकरी की पॉलिश या उसका कलर वगैरह खराब होने के चांसेस। तो उस मैनेजर ने ये कहा कि मैंने इतने लोगों से जो फीडबैक लिया है उसमें कोई एक भी कस्टमर ऐसा नहीं था जिसने ये कहा कि जी वो बड़ा इस प्रोडक्ट को इसलिए परचेज कर रहा है कि ये टिन पैकिंग, यानी कि आपकी जो टिन पैकिंग है किसी भी कस्टमर को फैसिनेट नहीं कर रही, ठीक है। तो उसने कहा कि हमें इतनी क्या प्रॉब्लम है कि हम एक टिन में डालकर एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है ये है कि आप एक प्लास्टिक बॉटल बनाएं। उसने क्या किया, उसने एक प्लास्टिक बॉटल बनवाई। उसने कहा जी आप फैंसी या स्टाइलिश प्लास्टिक बॉटल बना सकते हैं, आप बना लें। और उन्होंने कंपनी ने यही किया, एक प्लास्टिक बॉटल बनाई। और प्लास्टिक कहते हैं कि जी प्लास्टिक बॉटल आप बनाएंगे उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी जो टिन पैकिंग है ये इकोनॉमिकल पड़ेगी, क्योंकि टिन पैकिंग जो है ये महंगी है। अगर आप प्लास्टिक इसकी जगह पे प्लास्टिक बॉटल यूज कर लेंगे तो वो इकोनॉमिकल पैकिंग रहेगी। एक तो पैकिंग कॉस्ट में रिडक्शन आएगी, दूसरा हमें ये इंग्रेडिएंट ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी कि ये इंग्रेडिएंट खत्म हो जाए, क्योंकि बेसिकली तो ये इंग्रेडिएंट उस टिन की वजह से था। तो जब हम टिन पैकिंग ही खत्म कर देंगे तो फिर हमें इस इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं रहेगी। अब आप खुद सोचो कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में से अगर 1/3 डिक्रीज आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट तो उसकी आपने काफी रिड्यूस कर ली, और इसके अलावा पैकिंग जो थी टिन की उसमें भी रिडक्शन आ गई। सो देयर इज अ मार्जिन कि हम अपनी सेलिंग प्राइस को अब कम कर सकते। और उसने ऐसा ही किया, प्लास्टिक बॉटल बनाई, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया और बड़ी उस पर एडवर्टाइजमेंट की। देखिए अभी इजी टू यूज है, आप जितना इस्तेमाल करना उतना निकालें, मतलब टिन में वेस्टेज का भी डर था कि वो इस तरह की इन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा, मार्केटिंग कर कर लोगों को कन्विंस किया। और फिर उसके साथ कहा कि जी अब इतनी कम कीमत में हम इस प्रोडक्ट को जो है वो आपको ऑफर। तो प्राइस फैक्टर जो है वो हमारी कंट्री, हमारे जैसी कंट्रीज के अंदर हमेशा से एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट रहा है कि जब आप प्राइसेस को रिड्यूस करते हैं तो हमारी जैसी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो यहाँ पर लोग जो है वो इस चीज को बहुत ज्यादा इससे अट्रैक्ट होते हैं। तो वो लोगों ने इसको दोबारा से फिर परचेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अब लोगों की अप्रोच में आ गई प्रोडक्ट, तो इसकी सेल दोबारा से स्टार्ट हुई। सो अब ये देखो जो टिन था, टिन इटसेल्फ एक कॉस्ट यूनिट था, लेकिन जब ये सारी वर्किंग जो वो मैनेजर इस टिन के ऊपर कर रहा था, इस दौरान वो टिन मैनेजर के लिए क्या बना हुआ था, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन वैसे टिन क्या है, एक कॉस्ट यूनिट है, लेकिन जब वो इसकी इसकी कॉस्ट का एक सेपरेट एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा है कि इसमें कौन सी कॉस्ट लगी, कितनी लगी, कैसे लगी, कौन सी जरूरी है, कौन सी गैर जरूरी, तो जिस टाइम वो ये एनालिसिस कर रहा है उस वक्त ये कॉस्ट यूनिट उस मैनेजर के लिए क्या बना हुआ था, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये तो एक एग्जांपल होगी कॉस्ट यूनिट के हवाले से। इसी तरह अगर हम कोई डिपार्टमेंट ले लें, ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं एक स्टोर्स डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट का अगर वो इसी तरह से एक सेपरेट डिटेल्ड एनालिसिस करे कि एक स्टोर डिपार्टमेंट में कितने लोग एट ए टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, स्टोर्स डिपार्टमेंट में इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी आ रही है, रेंट कितना आ रहा है, ठीक है, और ये सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की कॉस्ट कितनी पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कितने पड़े, ये अगर वो एनालिसिस करेगा तो उस दौरान वो स्टोर डिपार्टमेंट भी जो है वो मैनेजर के लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन। स्टूडेंट्स गॉट इट? अब आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया या नहीं आया? स्टिल कोई कंफ्यूजन? कॉस्ट यूनिट अलग चीज है, कॉस्ट सेंटर अलग चीज है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इन तीनों में फर्क क्लियर है? जी हसान, वेलकम। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अब हमने इसमें करनी है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अब हमने इसमें क्या करनी है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन।
ठीक हो, थैंक यू जी स्टूडेंट्स। सॉरी मेरे एंड से डिस्कनेक्ट हो गया था, कंटिन्यू करते हैं हम लोग कॉस्ट क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करें। अब इससे पहले कि हम लोग इसको स्टार्ट करें, सबसे पहली वो ये है कि हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। जी, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन होती है कि हम किसी चीज को स्प्लिट कर दें इन लॉजिकल ग्रुप्स, यानी कि चीजों को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनके फीचर्स के हिसाब से कैटेगराइज कर देना इस क्लासिफिकेशन। और अब जब हम वर्ड बोलेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन, तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब ये कि कॉस्ट को उसके फीचर्स के लिहाज से उसको कैटेगराइज कर देना, ठीक है, उसके लॉजिकल ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर देना, ये चीज कहलाती है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ये चीज क्या कहलाती है? कॉस्ट क्लासिफिकेशन। जी, इज दैट क्लियर? अब इसके लिए इसकी मतलब बेशुमार कॉस्ट क्लासिफिकेशन हो सकती हैं, लेकिन जो चंद एक अहम क्लासिफिकेशन है जिसके बगैर हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, उनमें से एक हमारे पास आ जाती है बाय नेचर क्लासिफिकेशन, फिर एक हमारे पास आती है बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन, फिर आती है प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट क्लासिफिकेशन, एंड देन बाय बिहेवियर क्लासिफिकेशन। तो ये वो कुछ क्लासिफिकेशन है जो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। तो ये चंद क्लासिफिकेशन है, इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन आती है दैट इज बाय नेचर। जब हम वर्ड यूज करते हैं बाय नेचर, तो बाय नेचर का मतलब ये है कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट जो, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी की जो टोटल कॉस्ट इनकर हुई, हमारी कंपनी की जो टोटल कॉस्ट इनकर हुई है, लेट सपोज कि जी वो हुई है ₹1,00,000, यानी कि इसमें सब कुछ शामिल है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब इस कॉस्ट को हम नेचर वाइज कैटेगराइज करने जा रहे हैं, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस ₹1,00,000 में से कितनी कॉस्ट मटेरियल से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, और एक्सपेंसिव। कॉस्ट को जब हम नेचर वाइज कैटेगराइज करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके तीन एलिमेंट, यानी कि नेचर वाइज कॉस्ट के क्या है, तीन एलिमेंट्स हैं। या तो वो मटेरियल कॉस्ट होगी, या फिर वो लेबर कॉस्ट होगी, या फिर वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। मटेरियल कहते हैं जिससे वो प्रोडक्ट बनती है, उसको कहते हैं मटेरियल। जिससे वो प्रोडक्ट बनाई जाती है, जिससे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है, उसको कहते हैं मटेरियल। जैसे अगर एक शर्ट है, तो शर्ट बनाने में जो आपका फैब्रिक यूज हुआ है, जो आपका कॉलर यूज हुआ है, बटन्स यूज हुए हैं, धागा यूज हुआ है, तो ये मटेरियल है। फिर दूसरी चीज आती है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कहते हैं कि जो वर्कर ने उसको बनाया, उस वर्कर को जो आपने पे की, दैट इज द लेबर कॉस्ट। जो आपने अपने वर्कर को पे किया वो क्या है, लेबर कॉस्ट। यानी कि जिस वर्कर ने उसको प्रोड्यूस किया, जैसे अगर हम शर्ट वाली एग्जांपल दे रहे हैं, तो शर्ट की फैब्रिक की जो कटिंग कर रहा था, जो उसके बाद उसको शर्ट को स्टिच कर रहा था, उसके बाद जो जो उसके बटन्स वगैरह लगा रहा था, ठीक है, तो वो आपकी लेबर की कैट, उसको जो आप पे करेंगे वो आपकी लेबर कॉस्ट होगी। गॉट इट? अब उसके बाद हम कहते हैं एक्सपेंसेस को, ठीक है। अब जो चीज मटेरियल और लेबर की कैटेगरी में फॉल नहीं करती, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। यानी कि जैसे आप कह लें बिल्डिंग का रेंट है। अब जो बिल्डिंग का रेंट है, दैट इज नॉट अ मटेरियल, नॉट अ लेबर, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक्सपेंस है। इसी तरह से हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, ना वो मटेरियल की कैटेगरी में आता है, ना वो लेबर की कैटेगरी में आता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक्सपेंस है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि मटेरियल और लेबर की कैटेगरी में नहीं आती, उसको हम क्या कह देते हैं कि ये एक्सपेंस है। इंश्योरेंस है, वो भी एक्सपेंस है। यानी कि जो चीज मटेरियल और लेबर नहीं है, वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगी। क्लियर हो गया? सो जब हम कॉस्ट को नेचर वाइज कैटेगराइज करेंगे,
जब भी हम कॉस्ट को नेचर वाइज कैटेगराइज करेंगे तो ये बात याद रखें कि कॉस्ट की नेचर वाइज 3 एलिमेंट्स हैं, या तो वो मटेरियल कॉस्ट है, या फिर वो लेबर कॉस्ट है, या फिर वो एक्सपेंस। तो ये 3 चीजें इसके अंदर आती नहीं। फवाद अब होल्ड ऑन बेटा, अभी आप आगे आगे मत जाएं, ओवरहेड्स वगैरह की बात ना करें, वो भी थोड़ी देर में हम उसको डिस्कस करेंगे। जो बता रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करें। जी हसन, आपने पूछा कि मटेरियल एंड इन्वेंट्री सेम चीज है या नहीं। देखिए, जब हम कहते हैं ना मटेरियल, तो हसन मटेरियल का मतलब होता है कि ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। जब हम कहेंगे इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आ जाता है और फिनिश गुड भी आ जाता है। यानी कि इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक। अब स्टॉक मटेरियल का भी हो सकता है और वो फिनिश गुड प्रोडक्ट का स्टॉक भी हो सकता है। सो इन्वेंट्री के जो टर्म है वो मटेरियल के लिए भी है और फिनिश गुड आइटम्स यानी कि प्रोडक्ट का जो स्टॉक है उसके लिए भी यूज होती है। लेकिन जब हम मटेरियल कहते हैं तो मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल, जैसे फैब्रिक, बटन, धागा, ये रॉ मटेरियल। जी, इज दैट क्लियर और नॉट? अब इसके बाद हम फर्दर अगर हम आगे आए तो हम ये कहते हैं कि जी मटेरियल 2 किस्म का है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरीके से लेबर भी, डायरेक्ट लेबर भी है और इनडायरेक्ट लेबर भी है। इसी तरीके से हमारे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कहने का मतलब ये है कि मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। इसी तरह लेबर डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी, एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी। अब लेकिन हमें इस चीज को अब अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि हम किस बेस पर किसी कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट कह रहे हैं और किस बेस पर हम किसी कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट कह रहे हैं, वो क्राइटेरिया क्या है, अब हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ हमारी कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर 2 बातें, वैसे तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, 2 बातें याद रखें। एक, उस ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्ट बनाने में मेजर कंट्रीब्यूशन है, मेजर यूजेज, या वो मेजर पार्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि या उसका प्रोडक्ट बनाने में एक तो मेजर कंट्रीब्यूशन हो, मेजर यूजेज हो, या मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट हो। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया, मेजर कंट्रीब्यूशन। सवाल ये है कि कंट्रीब्यूशन की सेंस क्या है। देखिए, कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये कंजम्पशन के हवाले से है, यूजेज के हवाले से है, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल के हवाले से। हम जिस तरह देखें, अब जब मैं कहता हूं कि जी फर्नीचर, अब जब मैं फर्नीचर कहता हूँ, ये लेट सपोज जब मैं कहता हूँ चेयर, तो अब आपके ज़हन में सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक करती है वो वुड है। लेकिन चेयर बनाने में खाली वुड तो यूज नहीं हो रही, चेयर बनाने में नेल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ग्लू भी इस्तेमाल हो रहा है, पेंट पॉलिश भी यूज हो रही है। वुड के अलावा समटाइम्स आयरन का यूजेज भी होता है। इसके अलावा फॉर्म का, फैब्रिक का या लेदर स्किन का, इन चीजों का भी यूजेज होता है। लेकिन हमारे ज़हन में जो सबसे पहली चीज आकर स्ट्राइक करती है वो क्या है? वुड। क्यों वुड क्यों स्ट्राइक कर रही है? क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर इन्वॉल्वमेंट वुड की होती है। प्रोडक्ट बनाने में मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? वुड की। क्योंकि वुड के बगैर तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि जी डायरेक्ट कॉस्ट, हम कहते हैं मेजर कंट्रीब्यूशन, तो मेजर कंट्रीब्यूशन का मतलब है मेजर यूजेज, मेजर कंजम्पशन। गॉट इट? तो ये चीज इसके अंदर आएगी।
क्लियर हो गया? अब देखें ना, नेल्स और ग्लू की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। जार अगर हम स्ट्रक्चर को नेल्स और ग्लू नहीं लगाते तो चेयर तो खड़ी नहीं रहेगी, चेयर तो गिर जाएगी, ठीक है, कंपोनेंट्स तो गिर जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूशन का जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंस की सेंस में यूज नहीं हो रहा, वो यूजेज की सेंस में यूज। नेल्स और ग्लू जो है वो एक मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, उसकी मेजर कंजम्पशन नहीं है, मेजर यूजेज नहीं है, सो इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट में डाल देंगे। इज दैट क्लियर? सेकेंडली, हम उसको कैन इजीली be measured in per unit। हम उसको इजीली पर यूनिट मेजर कर सकते, हम उसको इजीली पर यूनिट मेजर कर सकते। पहली चीज हमने क्या डिस्कस की कि जी प्रोडक्ट बनाने में मेजर कंट्रीब्यूशन हो, मेजर यूजेज हो, मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट हो। सेकंड चीज ये है कि हम उसकी कॉस्ट को इजीली पर यूनिट मेजर कर सकते। देखिए मेरी बात यहाँ पर जरा गौर से सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उसकी पर यूनिट कैलकुलेट करना पॉसिबल हो, पॉसिबल की बात ही मैं कर रहा हूँ। किसी भी चीज की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन हमें हमारा यहाँ पे कंसर्न है कि हम उस कॉस्ट पर यूनिट को इजीली मेजर कर सकते हैं। हम उस कॉस्ट पर यूनिट को क्या कर सकते हैं, इजीली, हम उस कॉस्ट को इजीली पर यूनिट मेजर कर सकते हैं। अब इजीली कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक शर्ट है, अगर किसी शख्स ने कोई शर्ट सिलवानी है, कोई शर्ट बनानी है। अब शर्ट बनाने में कई किस्म का मटेरियल यूज हो रहा है, जैसे फैब्रिक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात कि जब भी हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो हम लोग कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, यानी कि ये कोई असलम दर्जी की बात नहीं होगी, ठीक है। हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की जब बात कर रहे हैं तो हम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ शर्ट हमने स्टिच करनी है तो हम एक स्टिचिंग प्लांट हमने लगाया हुआ है, ठीक है, उसकी बात हो। अब अगर एक शर्ट आप स्टिच करने जा रहे हैं तो शर्ट के अंदर कई चीजें हैं, बटन्स हैं, ठीक है, धागा है, कॉलर्स हैं, फैब्रिक है। अब शर्ट के अंदर जो फैब्रिक यूज होता है, फैब्रिक को हम इजीली पर शर्ट मेजर कर सकते हैं। किस तरीके से? हमें पता है कि जी एक शर्ट स्टिच करने में फर्ज करें कि 2 मीटर फैब्रिक लगता है, एक शर्ट स्टिच करने में 2 मीटर का फैब्रिक यूज है, और हमें पता है कि मार्केट से 1 मीटर जो है फैब्रिक, फर्ज करें मैं कहता हूँ 300 रुपीज पर मीटर के हिसाब से मिलता है। यानी कि अगर हम एक शर्ट स्टिच करेंगे तो एक शर्ट स्टिच करने पे कितना फैब्रिक लग जाएगा? 2 मीटर का फैब्रिक लग जाएगा, और 1 मीटर का मार्केट रेट क्या है? 300 पर मीटर उसका रेट। तो अगर यहाँ पे मैं अपनी फैब्रिक कॉस्ट निकालूं कि एक शर्ट पे मेरी फैब्रिक कॉस्ट कितनी लगेगी, तो मैं 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 300 पर मीटर करूं तो इसका मतलब है कि मेरी फैब्रिक कॉस्ट एक शर्ट के ऊपर जो लगेगी दैट विल बी 600 पर शर्ट, ये लग जाए। तो अब फैब्रिक कॉस्ट हमने इजीली मेजर कर ली, फैब्रिक कॉस्ट को हमने इजीली पर शर्ट पर यूनिट मेजर कर लिया। अब लेकिन इस फैब्रिक, इस शर्ट में फैब्रिक के अलावा जो बटन्स यूज हो रहे हैं या जो धागा यूज किया जा रहा है स्टिचिंग के लिए, उस कॉस्ट को हम इजीली पर यूनिट मेजर नहीं कर सकते, उस कॉस्ट को हम इजीली पर यूनिट मेजर नहीं कर सकते। वजह उसकी क्या है कि देखो, जब हम बात करते हैं स्टिचिंग प्लांट किसी कंपनी ने कोई लगाया हुआ है, ठीक है, जब स्टिचिंग प्लांट लगा हुआ है तो वो कंपनी ये थोड़ी करेगी कि जी एक शर्ट का ऑर्डर आ गया तो 10 बटन ले आए। वो तो बल्क में परचेज करेगी बटन्स को, धागे को भी बंडल्स, धागे के बड़े बड़े बंडल्स वो परचेज करेगी, लॉट पूरी उसकी उठाएगी। तो उसकी बटन्स की कॉस्ट या उसके धागे की कॉस्ट को इजीली पर शर्ट मेजर करना आसान नहीं होगा, वो डिफिकल्ट होगा। इजीली जिस तरह अब हमने फैब्रिक कॉस्ट को इजीली एस्टिमेट कर लिया कि एक शर्ट पे इतना फैब्रिक कॉस्ट आएगी, कॉलर कॉस्ट भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं क्योंकि मार्केट से हमें बना बनाया कॉलर मिल जाता है। तो कॉलर की कॉस्ट को भी बड़ी आसानी से मेजर किया जा सकता है कि एक शर्ट के ऊपर कितना कॉलर कॉस्ट आएगी, कॉलर की कॉस्ट कितनी होगी, तो ये मेजरेबल है, ठीक है। लेकिन धागा या बटन एक शर्ट पे कितने लग रहे हैं, ये कॉस्ट इजीली मेजरेबल नहीं है, मतलब हो तो जाएगी लेकिन आसानी से नहीं मेजर हो सकती। इसी तरीके से जैसे अगर हम किसी
कोई चेयर बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे नेल्स इस्तेमाल होते हैं, ग्लू का इस्तेमाल आता है, लेकिन हम उसको पर चेयर आसानी से मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये इजीली मैयरेबल हो। तो ये सेंस है ई कैन इजीली मैयर की बात। मतलब ये नहीं कि जिस कॉस्ट को हम पर यूनिट मैयर नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है तो वो इनडायरेक्ट नहीं, आसानी से मैयर नहीं हो सकती, इस वजह से उसको इनडायरेक्ट कह रहे हैं। लेकिन जिस कॉस्ट को हम इजीली पर यूनिट मैयर कर सकते हैं उसको हम कह देंगे कि ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? डायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक उस कॉस्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन हो। देखेंगे खाली मटेरियल की बात नहीं हो रही, इसमें लेबर और एक्सपेंस वाइज भी डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन यही है। एक उस कॉस्ट का प्रोडक्ट बनाने में मेजर कंट्रीब्यूशन है, मेजर यूजेज है या मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट है। और सेकेंडली हम उसको इजीली पर यूनिट मैयर कर सकते हैं। जिस पर ये दो बातें पूरी उतर जाएंगी, ठीक है, जिस पर ये दो बातें पूरी उतरेंगी वो कॉस्ट क्या बन जाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी। वो कॉस्ट क्या बन जाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट। जिस कॉस्ट पे ये दो बातें पूरी उतरेंगी वो उस कॉस्ट को क्या कहेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। इसी तरीके से आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में उन्हीं दो बातों का ऑपोजिट कर लें। क्या? नंबर वन, नॉट अ मेजर, डज नॉट हैव मेजर कंट्रीब्यूशन, यानी कि उसका प्रोडक्ट बनाने में मेजर कंट्रीब्यूशन ना हो, मेजर यूजेज ना हो या मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ना हो वो चीज। सेकेंडली हम उसको इजीली पर यूनिट मैयर ना कर सके। जैसे अब देखें, बिल्डिंग का रेंट है, ठीक है, ये सैलरी है, आप उसको इजीली पर यूनिट मैयर नहीं कर सकते क्योंकि सैलरी आपको पर यूनिट या रेंट आपको पर यूनिट वाइज तो चार्ज होता भी नहीं है। इसी तरह एक धागे का अगर आपने एक बंडल लिया है तो उस बंडल से आप कितनी शर्ट्स बना लेंगे। फिर दूसरी बात ये कि वो बंडल खाली शर्ट बनाने के लिए तो नहीं आया, वो और भी कई चीजों में यूज हो रहा है। वो ट्राउजर स्टिच करने में भी यूज हो रहा है, वो आपके पैंट्स को स्टिच करने में भी, शॉर्ट्स को स्टिच करने में भी यूज हो रहा है, कई चीजों में उसका यूजेज है। तो हम उसको, एक तो ये कि वो स्पेसिफिकली किसी एक चीज के लिए नहीं आया। इसी तरह फर्नीचर कंपनीज जो है, जो बनाती हैं फर्नीचर, वो नेल्स और ग्लू पॉलिश वगैरह ये चीजें वो परचेज करते हैं, लेकिन ये जो चीजें वो परचेज करते हैं ये स्पेसिफिक नहीं है, ये मल्टीपल चीजों के लिए यूज होती है। हम इसको इजीली मैयर, जैसे अब नेल्स की कॉस्ट है तो कोई शख्स ये कह सकता है कि जी आप नेल्स काउंट कर लें, तो हम नेल्स को काउंट नहीं कर सकते, काउंट कर भी लें एक बात है, तो स्टिल हम उसको एक्यूरेटली मैयर नहीं कर सकते कि एक चेयर पे या एक सोफा पे, एक बेड पे कितनी, या एक टेबल पे कितनी नेल्स की कॉस्ट आ रही है। तो उसको इजीली पर यूनिट मैयर करना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स या नहीं? यस और नो? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्लियर है आप लोगों को? शाबाश, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने ये वो क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया कि जिसकी बेस पे हम किसी कॉस्ट को डायरेक्ट कह देते हैं और किसी कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कह देते हैं। अब मतलब पर यूनिट में आसान, पर यूनिट के अंदर, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट इजीली मैयरेबल है पर यूनिट, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो इजीली पर यूनिट मैयरेबल नहीं होती। और दूसरा, उसका मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट होना या मेजर कंट्रीब्यूशन होना वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट। अब ये कुछ बेसिक्स यहाँ पर उसने डिस्कस की, जैसे कि अब दो बातें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी ये उसने लिखी हुई हैं, इन दोनों, इन तीनों पॉइंट्स का भी कॉन्टेक्स्ट वही है। जैसे कि यहाँ पे वो कहता है कि आपकी डायरेक्टली एंड इजीली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि वो, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एक मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे हमको कहते हैं ये शर्ट है, तो शर्ट में हम फैब्रिक बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फैब्रिक इसमें यूज हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से वो अगली बात
है कि जी ट्रेसेबल, यानी कि हम उसकी कॉस्ट इजीली पर यूनिट मेजर कर सकते हैं, इजीली पर यूनिट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट है। ये दो मैंने जो दो बातें बताई, इसने उन्हीं को स्प्लिट करके यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसने क्या किया है, ये उसने एक चेयर की एग्जांपल दी है। वो कह रहे हैं कि फर्ज करें कि अगर एक चेयर आप बना रहे हैं, तो चेयर बनाने में ये कुछ चीजें हैं जो यूज, अब इन चीजों में से जो वुड यूज हो रही है वो डायरेक्ट है चेयर बनाने में। आयरन, क्योंकि अक्सर चेयर्स की जो लेग्स होती हैं वो आयरन की जो है लोहे की बनी हुई होती हैं, स्टील से या आयरन से बनी हुई होती हैं। इसी तरीके से फॉर्म, जो उसकी सीट और बैक के लिए यूज किया जाता है, वो भी डायरेक्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट से जब हम फॉर्म परचेज करते हैं तो वो हमें स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक चेयर के ऊपर कितने स्क्वायर फीट लगता है, तो उस हिसाब से उसको मेजर किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से फैब्रिक कॉस्ट, या फैब्रिक जो उसके ऊपर चेयर के ऊपर जो आपने फैब्रिक लगाया हुआ, या कोई रैक्सीन या लेदर स्किन आपने अगर इस्तेमाल की है, तो उसको भी इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 मीटर मार्केट से फैब्रिक कितना है। अब आप इसको देख लो कि कितने मीटर फैब्रिक जो है वो एक चेयर के ऊपर लग रहा है, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। स्प्रिंग्स अगर यूज हो रहे हैं तो मार्केट से अगर तो स्प्रिंग आपको पर स्प्रिंग के रेट पे मिलता है, इजीली आइडेंटिफाइबल है, सो वो उसमें आ जाएगा डायरेक्ट में। लेकिन अगर अगेन स्प्रिंग्स के लिए, स्प्रिंग दोनों चीजों में आ सकता है, डायरेक्ट में भी आ सकता है और इनडायरेक्ट में भी आ सकता है। अगर हम मार्केट से स्प्रिंग उठा रहे हैं, जिस तरह हम मार्केट से पूरी लॉट बटन्स की उठाते हैं, लाइक मैं कहता हूँ मैंने 1 टन बटन उठा लिए, अब वन मैंने जो कॉस्ट पे की है वो पर बटन वाइज नहीं की, मैंने टन के हिसाब से पे किया है, 1 टन बटन कितने के आए हैं, तो वो जो टन वाइज रेट पे किया, चूंकि वो पर यूनिट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो इसलिए बटन को हमने इनडायरेक्ट में डाल दिया। सेम केस विद द स्प्रिंग के, अगर मार्केट से वो हमें, हमने लेट सपोज मैं कहता हूँ मैंने 10 kg स्प्रिंग परचेज की, तो अब मैंने पेमेंट की है 10 kg की, पर स्प्रिंग वाइज नहीं की, तो फिर स्प्रिंग इनडायरेक्ट में आएंगे। लेकिन अगर मुझे मार्केट से जो स्प्रिंग है वो पर स्प्रिंग के रेट पे मिलता है, यानी कि इजीली पर यूनिट आइडेंटिफाइबल है, मेजरेबल है, तो फिर मैं उसको डायरेक्ट में चार्ज कर सकता हूँ। इसी तरीके से इनडायरेक्ट की अगर बात की जाए, तो इनडायरेक्ट के अंदर नेल्स जो यूज हो रहे हैं, कील, वो इन आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्योंकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये कि कोई फिक्स क्वांटिटी तो है नहीं जो एक चेयर के ऊपर नेल्स की लगती है, उसमें वेरिएशन है, डिफरेंसेस है। फिर इसी तरीके से ग्लू, ग्लू भी जो अब जितनी भी फर्नीचर बनाने वाली कंपनीज हैं, तो वो जितने भी नेल्स ग्लू वगैरह पेंट या पॉलिश परचेज करते हैं, तो वो स्पेसिफिकली किसी एक फर्नीचर आइटम के लिए नहीं होता, वो चीजें मल्टीपल फर्नीचर आइटम्स में यूज होती है। इसी तरीके से पेंट पॉलिश जो है वो भी मल्टीपल चीजों में यूज होगा, इसको भी आप इजीली पर यूनिट पर चेयर आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इसको इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कैटेगराइज। क्लियर हो गया? जी हसान, अनीस, आशिर, मोहम्मद तारिक साहब। अब अगर यहीं पे हम एग्जांपल कोड करते हैं, लेट्स सपोज अगर एक शर्ट है, अब शर्ट बनाने में एक तो यूज होता है फैब्रिक, बटन्स, थ्रेड और कॉलर। कॉलर इसके साथ यूज होता है। अब मुझे आप इसमें वन बाय वन बताएं, इसमें से कौन सी कॉस्ट को हम डायरेक्ट ट्रीट करेंगे और किसको इनडायरेक्ट करेंगे। जी फैब्रिक, फैब्रिक क्या होगा, डायरेक्ट मटीरियल या इनडायरेक्ट मटीरियल? जी, ये आपका जो फैब्रिक है ये डायरेक्ट मटेरियल होगा, बिल्कुल ठीक है।
बटन्स क्या होंगे? अच्छा, अब बटन्स जो हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आएंगे। बटन्स किस में आएंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल में। वजह उसकी ये है कि देखो, बटन्स कॉमन बटन्स जिस तरह आम होते हैं वही वही आप उसकी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा कोई स्पेशल मेटल के बटन लगवाता है, लेट सपोज कि जी सोने के बटन लगवा रहा है, तो फिर वहां पे बटन डायरेक्ट बन जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली जब आप मार्केट से कोई शर्ट लेते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर बड़े कॉमन से बटन इस्तेमाल हुए होते हैं, ठीक है, और वही बटन आपको उस कंपनी की मोस्टली शर्ट्स के ऊपर आपको लगे हुए नजर भी आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बल्क में परचेज किए होते हैं। तो वो इनडायरेक्ट में है। लेकिन अगर कोई आप स्पेशल जो उसकी मेटल का कोई बटन लगवाएंगे, तो फिर वो डायरेक्ट में बच जाएगा। अदरवाइज बटन्स क्या है? इनडायरेक्ट है। जैसे एक बड़ी लोकल सी का आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक टेलर है, उसको जब आप सूट देते हैं स्टिचिंग के लिए, टेलर कहता है कि जी लेट सपोज के टेलर कहता है कि मैं आपका सूट 1,000 रुपए का सीऊंगा। अब जार है उस 1,000 रुपए के अंदर बटन की कॉस्ट भी शामिल है, लेकिन इसमें वही बटन की कॉस्ट शामिल है जो वो हर कस्टमर को लगा, हर किसी कस्टमर के सूट के ऊपर लगा के देता है। उसी टाइप के बटन वो आपके सूट पे भी लगाएगा। लेकिन अब अगर आप उसको टेलर को ये कहते हैं कि नहीं यार, ये सूट तो तुमने स्टिच करना है, लेकिन बटन तुमने ये वाले लगाने हैं इस मेटल के, तो फिर वो टेलर कहता है कि फिर इसके पर बटन के हिसाब से 10 रुपए मैं आपको अलहदा चार्ज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी स्पेसिफिकेशन ऐड होगी। जब भी स्पेसिफिकेशन ऐड होती है तो फिर वो डायरेक्ट बन जाती है। अगर कोई चीज नॉर्मली इनडायरेक्ट हो, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली लग रही हो, तो फिर वो डायरेक्ट बन जाएगी। क्लियर हुई बात या नहीं? यानी कि ये जो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें कोई भी चीज थंब रूल नहीं है। यानी कि हम किसी भी चीज को फिक्स नहीं कर सकते, ये सिचुएशन वाइज वेरी करेगी। ठीक है, सिचुएशन वाइज वेरी करेगी। जैसे मैंने स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी। अब स्प्रिंग नॉर्मली अगर कहा जाए तो स्प्रिंग डायरेक्ट है, लेकिन अगर स्प्रिंग हमें मिल रहा है लाइक 1 टन हमने स्प्रिंग खरीदे हैं, अब यानी कि वो पर स्प्रिंग के लिहाज से नहीं हमें मिला, वो तोल के हिसाब से हमें स्प्रिंग्स मिले हैं, तो फिर वो उसमें जो है वो आपके पास आ जाएगा इनडायरेक्ट में। इसी तरीके से बटन्स क्या है? बटन्स वैसे कहा जाए तो बटन्स इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक मेटल के हैं तो फिर वो स्पेसिफिकेशन ऐड होगी तो वो डायरेक्ट में आ जाएंगे। गॉट इट? इसके बाद जो धागा है, थ्रेड, जो आप उसकी स्टिचिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरीके से कॉलर, कॉलर क्या होगा? जी, कॉलर विल बी डायरेक्ट। कॉलर विल बी डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि कॉलर आपको मार्केट से पर कॉलर के हिसाब से अवेलेबल होता है। तो आपके पास एक कॉलर का रेट अवेलेबल है कि जी मार्केट से एक कॉलर किस रेट में मिलता है, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो इसलिए कॉलर जो है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। इज डेट क्लियर? किसी को स्टिल डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में कोई इशू है तो बता दें। ओके हो गया। सो नाउ मूविंग ऑन टू लेबर। लेबर, डायरेक्ट लेबर। अच्छा, अब लेबर भी डायरेक्ट भी हो सकती है और लेबर इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, अब लेकिन लेबर की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो कंफ्यूजन है, लेबर की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होने की जो डिस्टिंक्शन है, वो जो डिवीजन है, वो इस बात के ऊपर है
कि क्या ये लेबर डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में शामिल है या नहीं। यानी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यानी कि इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करूं तो वो ये है कि हमने ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट, ये जो कंपनी है, मतलब लेबर का फैसला कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो कंपनी है इसकी कोर एक्टिविटी क्या है। कोर एक्टिविटी का मतलब ये कि अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो बेचती भी होगी, एडवर्टाइजमेंट भी करती होगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी होती होगी, परचेजिंग भी होती होगी, स्टोरिंग भी होती होगी, अकाउंट्स भी मेंटेन होते होंगे, सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, लेकिन उसका कोर एक्टिविटी क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे पिफ्फा है, तो पिफ्फा एक इंस्टीट्यूट है, तो पिफ्फा इज बेसिकली ए ट्यूशन प्रोवाइडर। पिफ्फा क्या है? एक इंस्टीट्यूट है, इसका काम क्या है? ट्यूशन सर्विसेज देना। क्लियर हो गया? तो पिफ्फा की कोर एक्टिविटी ट्यूशन सर्विसेज देना है। ठीक है। अब लेकिन यहां भी जो पिफ्फा में भी कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा अकाउंट्स ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है। इस तरह इनके भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, एकेडमिक डिपार्टमेंट होता है, एग्जाम डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, लाइब्रेरियन होते हैं, ठीक है, लैब्स होती हैं, कंप्यूटर लैब्स होती हैं। इस तरह डिफरेंट इनके भी डिपार्टमेंट्स हैं, आईटी डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनके पास भी वो डिपार्टमेंट्स है, लेकिन कोर एक्टिविटी क्या है? ट्यूशन सर्विसेज देना। तो लेबर का फैसला इस बात पर होगा कि बिजनेस की कोर एक्टिविटी क्या है। ठीक है। अगर बिजनेस, फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है। अगर कोई बिजनेस है जिसकी कोर एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है। सो उसमें, उस कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो वर्कर्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिन वर्कर्स के काम करने से प्रोडक्ट बन रही है, उनको जो आप पे करेंगे वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। वो वर्कर्स जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से प्रोडक्ट बन रही है, वो डायरेक्ट वर्कर्स होंगे। इसकी एक और एग्जांपल, हम अगर उसी की बात कर लें, स्टिचिंग प्लांट अगर हमने लगाया हुआ है, तो उस स्टिचिंग प्लांट के अंदर जो कुछ वर्कर्स ऐसे होंगे जो फैब्रिक की कटिंग करते होंगे डिफरेंट साइजेस के हिसाब से। तो जो आप फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं, जो आप क्या कर रहे हैं? फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं, तो फैब्रिक की जो कटिंग हो रही है डिफरेंट साइज, फैब्रिक की कटिंग करने वाला वो भी डायरेक्ट वर्कर है, क्योंकि वो भी शर्ट बनाने में इन्वॉल्व है। फिर इसी तरीके से शर्ट्स की जो स्टिचिंग कर रहे हैं वो भी डायरेक्ट वर्कर्स है, मशीनरी पे काम करके जो शर्ट्स सी रहा है बंदा, ठीक है, वो भी डायरेक्ट वर्कर है। शर्ट की जो फ्रंट पॉकेट स्टिच करता है वो भी डायरेक्ट वर्कर है। शर्ट का जो कॉलर स्टिच कर रहा है वो भी डायरेक्ट वर्कर है। शर्ट बनाने की जो डिजाइनिंग है, शर्ट के ऊपर जो डिजाइनिंग कर रहा है वो भी डायरेक्ट वर्कर है। शर्ट के ऊपर जो बटन्स लगा रहा है वो भी डायरेक्ट वर्कर है। यानी कि हर वो बंदा जो शर्ट बना रहा है वो डायरेक्ट वर्कर है। लेकिन एक कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो शर्ट बनाते नहीं है, मतलब उनमें से कुछ का काम होता है सुपरवाइजरी, सुपरविजन करते हैं। वो लोगों को, वर्कर्स को काम करते हुए देखते हैं कि ये काम सही कर रहे हैं, गलत काम तो नहीं कर रहे, खराब तो नहीं कर रहे, चीज खराब तो नहीं कर रहे, चीज सही बना भी रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे। तो सुपरवाइजर हो गए, फॉरमैन हो गए, मैनेजर्स हो गए। याद रखें, मैनेजर हो, सुपरवाइजर्स हो, फॉरमैन हो, ये कभी भी डायरेक्ट नहीं होते, ये हमेशा इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं। ये हमेशा क्या होंगे? इनडायरेक्ट वर्कर्स होंगे। उसकी वजह यह है कि ये खुद बनाते नहीं। बस आपने ये चीज याद रखनी है कि जो, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो वर्कर प्रोडक्ट बना रहा है वो डायरेक्ट वर्कर है। फिर चाहे वो प्रोडक्शन में कोई भी नेचर का काम कर रहा हो, चाहे प्रोडक्ट बन रही हो या बटन लगा रहा है, कटिंग कर रहा है, स्टिचिंग कर रहा है, वो डायरेक्ट वर्कर है। क्लियर हो गया? अब एक बंदा वो है जो स्टोर डिपार्टमेंट से फैब्रिक उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके आ रहा है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बचा हुआ फैब्रिक वापस स्टोर में लेके जा रहा है। ये वर्कर क्या होगा? डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? जी, ये वर्कर डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट? एक वर्कर है जो कि स्टिचिंग कंपनी है, स्टिचिंग प्लांट लगाया हुआ है, शर्ट्स बनती हैं वहां पे, गारमेंट्स का बिजनेस है।
तो एक वर्कर है जो स्टोर डिपार्टमेंट से फैब्रिक उठाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके आता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो बचा हुआ फैब्रिक है वो वापस स्टोर में ले जाता है। बस उसकी यही ड्यूटी है। तो ये वर्कर डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट? जी एग्जैक्टली ये इनडायरेक्ट वर्कर होगा। कमर साहब ये इनडायरेक्ट वर्कर होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, ये स्टिचिंग नहीं कर रहा, ये सिर्फ फैब्रिक लेकर आ रहा है स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन से अगर कुछ बचा हुआ फैब्रिक है तो वो वापस स्टोर में लेके जा रहा है, यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो वर्कर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो डायरेक्ट वर्कर है। उसके अलावा जितने भी वर्कर्स हैं वो सब के सब जो वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे वो इनडायरेक्ट वर्कर्स। मतलब आप इसमें सिर्फ ये चीज नोट करें कि जो शख्स बिजनेस की कोर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो डायरेक्ट वर्कर है, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सारे इनडायरेक्ट वर्कर्स। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर एक इंस्टीट्यूट है जैसे पिफा है, तो पिफा का काम क्या है कि ये ट्यूशन सर्विसेज दे। अब आपको ट्यूशन सर्विसेज दे कौन रहे हैं? जी, आपको ट्यूशन सर्विसेज मिल किन से रही है? टीचर से। सो जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, दे आर द डायरेक्ट वर्कर्स। जो कोऑर्डिनेशन स्टाफ है, डायरेक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, फ्रंट डेस्क के लोग हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सब के सब इनडायरेक्ट वर्कर्स कंसिडर होंगे। मतलब डायरेक्ट वर्कर का मतलब ये नहीं होगा, बाज लोग इसको ना इस सेंस में ले लेते हैं कि जो बंदा जितनी बड़ी पोस्ट पे है वो डायरेक्ट वर्कर है, या हम बाज लोग इसको ये कह देते हैं कि जी पूरी कंपनी इस बंदे ने संभाली हुई है तो लिहाजा ये डायरेक्ट वर्कर है। नहीं, ऐसे नहीं है। क्लियर हो रही बात? ये इस बेस पे ये डिवीजन डिस्टिंक्शन डिवीजन नहीं है। ये इस बेस पर है कि जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी है, जो वर्कर्स बिजनेस की कोर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ वो डायरेक्ट वर्कर्स हैं। दैट्स इट। इसी तरह अगर एक हॉस्पिटल है, तो अब हॉस्पिटल का काम क्या है? ट्रीटमेंट्स करना। ट्रीटमेंट कौन करेंगे? डॉक्टर्स। लेकिन डॉक्टर्स के अलावा भी वहां पे स्टाफ है, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, इसके अलावा गार्ड्स हैं, स्वीपर्स हैं, ठीक है, और भी इस टाइप के अकाउंट्स के लोग भी होते हैं वहां पे। तो ये जो बाकी का सारा जो स्टाफ है, ये सारा का सारा स्टाफ डॉक्टर्स के अलावा ये सारा इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? इसी तरीके से अगर एक लॉयर्स हैं, उन्होंने अपनी एक फर्म बनाई हुई है, लॉयर्स की फर्म है। अब जहां पे लॉयर्स की एक फर्म बनी हुई है वहां पे भी अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन उस फर्म में जो लॉयर्स हैं वो डायरेक्ट वर्कर्स हैं, और लॉयर्स के अलावा जो स्टाफ है, उनके ट्रेनीज हैं या और इस टाइप से, वो सारे इनडायरेक्ट हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं आई? इसी तरह अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में जो ड्राइवर है वो डायरेक्ट वर्कर है, क्योंकि गाड़ी वो चलाता है, वो डायरेक्ट वर्कर है। उसके अलावा जो बाकी स्टाफ है, टिकटिंग स्टाफ है, या कुछ बैक एंड पे लोग बैठे हैं, अकाउंट्स के लोग बैठे हैं, या कुछ और उसका बैकअप के लिए लोग बैठे हैं, उसका फॉलोअप करने के लिए बैठे हैं बस का, तो वो सारे इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट चला नहीं रहे हैं। जो शख्स ट्रांसपोर्ट चला रहा है वो डायरेक्ट वर्कर है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स या नहीं आई? यानी कि जो वर्कर कंपनी की मेन एक्टिविटी, बिजनेस की कोर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो डायरेक्ट वर्कर है। उसके अलावा कोई भी अगर कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई देख रहा है कि वर्कर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। अच्छा मुझे ये बताएं, इंस्पेक्शन वाले क्या होंगे? इंस्पेक्शन वर्कर्स को हम क्या कंसिडर करेंगे? इंस्पेक्शन वर्कर्स वो होते हैं कि जो आके एक एक यूनिट को वेरीफाई करते हैं कि ये सही बना हुआ या नहीं। सही बनाओ तो पास कर देते हैं, ना सही बनाओ तो रिजेक्ट कर देते हैं। इनको क्या कहेंगे? जी ये इनडायरेक्ट वर्कर्स होंगे।
जी बिल्कुल, सुपरवाइजर जो होता है ना, सुपरवाइजर का अनीस रोल ये होता है कि सुपरवाइजर वर्कर्स पे चेक एंड बैलेंस रखता है कि वर्कर्स काम करते रहे, फारिग ना बैठे, वक्त जाया ना करें। ठीक है, इंस्पेक्शन वाला आके एक उन वर्कर्स के बनाए हुए यूनिट्स को वेरीफाई करता है कि ये यूनिट सही बना हुआ था या नहीं। अगर नहीं बना हुआ तो रिजेक्ट कर देता, सही बना हुआ तो पास कर देता। तो इंस्पेक्शन जो वर्कर्स हैं वो भी सारे के सारे इनडायरेक्ट वर्कर्स। अच्छा, प्रोडक्शन मैनेजर क्या होगा? प्रोडक्शन मैनेजर जो सारी प्रोडक्शन को डील कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है। जी, प्रोडक्शन वर्कर इनडायरेक्ट वर्कर होगा। प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो इनडायरेक्ट वर्कर होगा, क्योंकि मैनेजर खुद तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं ना करता, वो तो ऑर्डर देता है कि भाई ये इतने यूनिट्स बनाओ, ये करो, ये करो, ये करो। तो जो वर्कर वो काम कर रहा है, प्रैक्टिकली वो चीज बना रहा है, वो डायरेक्ट वर्कर है। इसी तरीके से ऑडिट फर्म में जो देखे ना, पार्टनर्स होते हैं, ऑडिट ट्रेनीज होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं। तो जो ट्रेनीज और अकाउंटेंट्स हैं वो क्या होंगे? वो डायरेक्ट वर्कर्स होंगे, क्योंकि ऑडिटर का मेन काम क्या है? ऑडिट परफॉर्म करना। ऑडिट करता कौन है? अकाउंटेंट्स करते हैं, ट्रेनीज करते हैं। लेकिन जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर भी तो साथ जाता है ऑडिट पे, क्लाइंट पे। जब आप क्लाइंट का ऑडिट करने जाते हैं तो पार्टनर भी तो साथ जाता है, लेकिन पार्टनर खुद ऑडिट नहीं परफॉर्म कर रहा होता। ऑडिट की जो असाइनमेंट होती है वो उसके ट्रेनीज और मैनेजर्स कर रहे होते हैं, अकाउंटेंट्स कर रहे होते हैं। पार्टनर सिर्फ वहां जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट रेज होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है, तो वहां पे वो अपना रोल प्ले करता है। अदरवाइज ऑडिट का सारा जो वर्किंग है वो आपके सीनियर ऑडिट मैनेजर, जूनियर ऑडिट मैनेजर और ट्रेनीज और अकाउंटेंट्स कर रहे होते हैं। तो पार्टनर वहां पे क्या है? इनडायरेक्ट वर्कर है। पार्टनर का वहां रोल एक किस्म का मैनेजर वाला रोल है। इज डेट क्लियर और नॉट? यस और नो? तो ऐसा वर्कर जिसकी प्रोडक्ट बनाने में मेजर इन्वॉल्वमेंट है और उसको जो हम पे कर रहे हैं वो पर यूनिट इजीली मेजरेबल है, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारी डायरेक्ट लेबर है। जिस पर ये दो बातें पूरी नहीं उतरती उसको हम कहते हैं कि ये हमारी इनडायरेक्ट लेबर है। उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आ जाए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी होते हैं और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट भी होते हैं। देखिए, ये तीन बातें यहाँ भी लिखी हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दो बातें बता रहा हूँ। एक्सपेंसेस हमारे होते हैं कुछ जो रूटीन में हो रहे होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस हमारे रूटीन में हो रहे होते हैं। जो एक्सपेंसेस हमारे रूटीन में चल रहे हैं हम उनको कहते हैं कि ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब रूटीन में एक्सपेंडिचर्स कौन से चल रहे होते हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्डिंग का रेंट है, इंश्योरेंस है। इनको हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनको हम कहते हैं ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि हम, ये स्पेसिफिक नहीं है ना, किसी प्रोडक्ट यूनिट बने ना बने, ये इन एनी केस लगते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस हमारा स्पेसिफिकली हो, स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि वो रूटीन में नहीं होता लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डर की वजह से हुआ। जैसे हम कहते हैं कि जी हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ गई किसी वन ऑफ ऑर्डर के पीछे, कोई एक ऑर्डर हमें मिला, उसको पूरा करने के लिए हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। तो वो जो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ी है वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी, क्योंकि वो सिर्फ उस ऑर्डर पे पड़ी होगी, हर ऑर्डर पे नहीं हमें चार्ज हो रही होगी। वो ट्रांसपोर्टेशन हमें सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्डर की वजह से चार्ज हुई है, तो उस ऑर्डर पे एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगी। ठीक है, इसी तरह से रॉयल्टी। रॉयल्टी कहते हैं कि अगर हम किसी का नाम इस्तेमाल करके वो बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर है कोई भी शख्स हमें उसका नाम इस्तेमाल करके बिजनेस तो नहीं चलाना। जैसे फॉर एग्जांपल KFC है, ठीक है। अब अगर मैं MFC के नाम से कोई खोल दूं, मोहसिन फ्राइड चिकन, तो कोई भी नहीं आएगा खाने, वजह MFC का कोई नाम ही नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने इस बिजनेस के, फास्ट फूड बिजनेस के बाहर KFC का बोर्ड लगा दूं, तो मेरे पास कस्टमर्स का बेशुमार कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे।
लेकिन वो कस्टमर्स मेरी वजह से नहीं आएंगे, वो कस्टमर किसकी वजह से आ रहे हैं? KFC का बोर्ड देख के आ रहे हैं। तो क्या KFC बॉडी मुझे इस तरह करने देगी कि मैं उनका नाम इस्तेमाल कर लूं? वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि जी आप जो आपके पास जो कस्टमर आ रहा है वो आप हमारा नाम इस्तेमाल करके जो है वो आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप हमारी फ्रेंचाइज परचेज करें, हमसे लाइसेंस लें, अथॉरिटी हमारा अप्रूवल लें कि जी मैं आपकी एक ब्रांच ओपन करना चाहता हूँ। और जाहिर है जब वो मैं उनसे अप्रूवल लूंगा तो वो उसके अगेंस्ट मुझे एक अमाउंट भी चार्ज करेंगे कि ठीक है सर आप एक फ्रेंचाइज ओपन कर लें हमारी, ठीक है, तो लेकिन इसके बदले में आपने हमें पर मील ये अमाउंट पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल वो मुझे ये कहते हैं कि जी आप KFC की फ्रेंचाइज ओपन कर लें, लेकिन आपने पर मील 50 रुपीज, यानी कि जब भी आपकी कोई एक डील या मील आपका सेल होगा तो उस मील के या उस डील के अगेंस्ट आपने मुझे 50 रुपीज एज ए रॉयल्टी पे करनी। अगर 2 मील सेल किए तो 100 रुपया देना है, 3 मील सेल किए तो 150, 4 मील सेल किए तो 200, 3 मील सेल किए तो 250, ठीक है, अगर आपने 6 मील सेल किए तो 300, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। सो ये कहलाती है रॉयल्टी। ये क्या कहलाती है? रॉयल्टी। यानी कि जब आप किसी का नाम इस्तेमाल करके बिजनेस करते हैं तो उसके बदले में वो बिजनेस वाले कहते हैं हमें आप पे भी करें, तो जो हम उन्हें पे करेंगे उसके बदले में वो रॉयल्टी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? रॉयल्टी। क्लियर हो गया? रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? रॉयल्टी क्या है? किसी का नाम इस्तेमाल कर बिजनेस चलाना, उसके बदले में जो आप उसको पे करेंगे वो क्या कहलाएगी? रॉयल्टी कहलाएगी। अब इसी तरीके से ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब ज्यादातर जो रॉयल्टी आप पे करते हैं वो पर यूनिट वाइज होती है। ज्यादातर जो रॉयल्टी पे की जाती है वो पर यूनिट वाइज पे की जाती है। ज्यादातर जो रॉयल्टी पे की जाती है वो पर यूनिट वाइज पे की जाती है, इसलिए ये डायरेक्ट है। लेकिन अगर बास जगहों पे रॉयल्टी लमसम भी होती है कि जी एक फिक्स अमाउंट है जो आपने हमें पर मंथ या पर ईयर पे करनी है, आपका एक मील बिके, 2 बिके, 3 बिके, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, स्टिल वो डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगी, क्योंकि आप उस नाम के अगेंस्ट को यूज किए बगैर आपका बिजनेस चल नहीं रहा। आपके पास जो इनकम आ रही है उनका नाम इस्तेमाल करने की वजह से आ रही है, तो वो जो आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं वो स्पेसिफिक एक्सपेंस है, तो वो डायरेक्ट में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट में आ जाता है। इसी तरह अगर हमें कोई कस्टमर का ऑर्डर मिलता है और उस कस्टमर का ऑर्डर पूरा करने के लिए हम कोई स्पेशल टूल्स लेकर आते हैं, कस्टमर का ऑर्डर पूरा करने के लिए कुछ स्पेशल टूल्स हमें खरीदने पड़ते हैं। जैसे अक्सर होती है कोई डेंटल सर्जरी वगैरह अगर आप करवाते हैं तो समटाइम्स उसके लिए आपको टूल्स परचेज करने पड़ते हैं। तो वो जो टूल्स आप परचेज करते हैं, ठीक है, वो उस सर्जरी के बाद डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं, यानी कि उस सर्जरी के बाद वो फर्दर उन टूल्स को यूज नहीं किया जाता। इस तरह से जो टूल्स का यूजेज है वो आपका उसमें आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। इस तरीके से जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं वो किस में आ जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। इज डेट क्लियर और नॉट? इस तरीके से जो टूल्स का यूजेज है वो किस में आ जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो अब आपको एक्सपेंसेस भी क्लियर हो गए कि एक्सपेंसेस कब डायरेक्ट और कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। अगर कोई एक्सपेंस, इसी तरीके से मशीन हायरिंग भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि हमने एक मशीन हायर की है किसी वन ऑफ ऑर्डर को पूरा करने के लिए। हमने कोई मशीन हायर की है किसी एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए, यानी कि हमारे पास एक कस्टमर ऑर्डर लेकर आया, हमारे पास एक कस्टमर ऑर्डर लेकर आया, अब हमने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसका ऑर्डर एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अब हमारे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है कि जिस मशीन को यूज करके हम उसका ऑर्डर पूरा कर सकते। उसका ऑर्डर पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? मशीन हायर कर लेते हैं, या आप यूं कह लो कि हम मशीन रेंट पे ले आते हैं। तो वो जो हमने मशीन हायर की या जो वो मशीन हम रेंट पे लेकर आ रहे हैं वो स्पेसिफिकली उस ऑर्डर की वजह से हायर कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली उस ऑर्डर की वजह से परचेज कर रहे हैं। तो वो जो मशीन हायरिंग है
वो उस ऑर्डर की वजह से हुई, तो लिहाजा वो स्पेसिफिक हायरिंग बन जाएगी, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में चार्ज करेंगे। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। बात करते हैं यहाँ पे, हमने ये डिस्कस किया कि कॉस्ट दो किस्म की है। कॉस्ट दो किस्म की है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलिए नमाज ब्रेक कर लें 5:30 बजे, फिर यहीं से शुरू करेंगे। 5:30 पे एग्जैक्ट यहीं से शुरू करेंगे। 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें जी नमाज के लिए।
जी स्टूडेंट्स, आप लोग आ गए हैं वापस सब लोग? चलें इसको स्टार्ट करते हैं फर्दर आगे। अच्छा, अभी तक हमने जो कंक्लूजन जो की है, अभी तक जो डिस्कस किया, उसकी कंक्लूजन ये है कि हमने कहा कि जी कॉस्ट जो है बाय नेचर में उसके तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और अब हम उसको कह रहे हैं कि फिर हमने उसमें फर्दर डिस्कशन ये की कि कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकती है और कॉस्ट इनडायरेक्ट भी हो सकती है। मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसी तरह लेबर डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। अब जो आपके डायरेक्ट कॉस्ट हैं जितनी भी, इन सारी इन डायरेक्ट कॉस्ट को अगर हम टोटल कर लें तो वो कहलाते हैं हमारी प्राइम कॉस्ट। यानी कि जितनी भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, अगर हम अपनी सारी डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल कर लें तो वो टोटल क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। यानी कि मेजर कॉस्ट क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट मतलब मेन कॉस्ट, मेजर कॉस्ट। यानी कि जिसके इस कॉस्ट के बगैर तो वो प्रोडक्ट हो ही नहीं सकती। यानी कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का मेजर पार्ट, मेन पार्ट, उसको हम कहते हैं कि ये प्राइम कॉस्ट है। सो जब हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, तो डायरेक्ट कॉस्ट का जो सम है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम टोटल कर लें तो ये हमारी क्या कहलाती है? प्राइम कॉस्ट। अब जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, हम अपनी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक सिंगल हेड में इकट्ठा करते हैं और उस हेड का नाम, हम उस हेड को नाम क्या दे रहे हैं? ओवरहेड्स। यानी कि जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, हमने अपनी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक सिंगल हेड में इकट्ठा कर लिया और उस हेड का नाम क्या है? ओवरहेड्स। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि ओवरहेड का जो वर्ड है, देखें जब भी आप कहीं भी पढ़ें ओवरहेड, तो ओवरहेड का मतलब होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब भी आप कभी कहीं पढ़ें ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। जहां पर भी वर्ड ओवरहेड यूज होगा, उस ओवरहेड के वर्ड का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि ओवरहेड का जो वर्ड है वो यूज होता ही इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए। जी फवाद, इस आप भी यही बात कर रहे थे ओवरहेड्स के हवाले से। तो जब हम कहते हैं ओवरहेड, तो ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। कोई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो तो हम उसके लिए वर्ड ओवरहेड यूज कर सकते। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से कुछ भी हो सकता है। तो जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा ओवरहेड है। मतलब जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उनका टोटल नहीं, जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, हम अपनी तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक सिंगल हेड में इकट्ठा कर रहे हैं और उस हेड का नाम ओवरहेड है। यानी कि जार है, जो कॉस्ट हमारी डायरेक्ट नहीं है, जिनको हम इजीली पर यूनिट मेजर नहीं कर सकते, हम उन तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक सिंगल हेड में, एक सिंगल जगह पर, एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठा कर रहे हैं और उस हेड का नाम क्या है? ओवरहेड। उस हेड का नाम क्या है? ओवरहेड। कि जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, हम अपनी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक सिंगल हेड में इकट्ठा कर रहे हैं और उस हेड का नाम क्या है? ओवरहेड्स। अब जब हम वर्ड यूज करते हैं ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ओवरहेड्स में भी फर्दर तीन कैटेगरीज हैं। इसमें से कुछ हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, इसमें से हमारे कुछ क्या हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। यानी कि अब जो बात मैं करने जा रहा हूं उसका मतलब ये है कि कुछ हमारी जो कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट है और कुछ कॉस्ट हमारी क्या है? डायरेक्ट। अब इसमें मैंने ये बात जो करने लगा हूं वो ये है, कुछ हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कुछ हमारी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में दो कैटेगरीज हैं। कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिनका लिंक हमारी प्रोडक्शन से है, कुछ ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं जिनका लिंक हमारी प्रोडक्शन से है। तो ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका कनेक्शन या जिनका लिंक हमारी प्रोडक्शन से है,
हम उनको कहते हैं कि ये हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। प्रोडक्शन से लिंक होने का मतलब ये है कि वो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रोडक्ट बनाने में लग रही है। वो इनडायरेक्ट कॉस्ट किस में लग रही है? प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है। वो इनडायरेक्ट कॉस्ट किस में लग रही है? प्रोडक्ट बनाने में लगती है। हम उन्हें कहते हैं कि ये हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट है। अब जब भी जिस कॉस्ट के साथ भी वर्ड ओवरहेड यूज, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन में लग रही है या प्रोडक्शन की वजह से लग रही है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे क्या है? ये हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। उन्हें क्या, उनके लिए क्या टर्म यूज की जाएगी कि ये हमारे क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। वो तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन की वजह से लग रही हैं या प्रोडक्शन में लग रही हैं, उनको हम कहेंगे कि ये हमारे क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और वो तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका लिंक प्रोडक्शन से नहीं है, यानी कि वो प्रोडक्शन के अलावा किसी और वजह से लग रही हैं, उन्हें हम कहेंगे कि ये हमारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वो तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका कनेक्शन आपकी प्रोडक्शन से नहीं है, उनको हम कहेंगे कि ये हमारे क्या है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो जब हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्शन रिलेट करती है, प्रोडक्शन से लिंक करती है, यानी कि उस वो इनडायरेक्ट कॉस्ट या तो प्रोडक्ट बनाते हुए लग रही है या प्रोडक्शन करने की वजह से लग रही है। ठीक है, तो उसको हम कह देंगे कि ये प्रोडक्शन, जैसे नेल्स, ग्लू, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो रहा था। सुपरवाइजर की सैलरी, अब सुपरवाइजर इनडायरेक्ट वर्कर है, लेकिन सुपरवाइजर जो है वो किसकी सुपरविजन कर रहा है? प्रोडक्शन प्रोसेस की सुपरविजन कर रहा है। तो सुपरवाइजर को जो आप पे कर रहे हैं वो भी है तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेकिन चूंकि सुपरवाइजर का कनेक्शन आपकी प्रोडक्शन से है, तो इसलिए सुपरवाइजर की सैलरी किसमें चार्ज होगी? प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर चार्ज, इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड में कंसिडर होगी। इसी तरीके से प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी, प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी कहाँ आएगी? प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी कहाँ पे आएगी? प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर किसको मैनेज कर रहा है? प्रोडक्शन प्रोसेस को। सो जो कॉस्ट प्रोडक्शन की वजह से लग रही है, कोई भी ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन की वजह से लग रही है, वो आपके प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगी। इसी तरीके से जिस मशीनरी को इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट बनाते हैं, उस मशीनरी के इस्तेमाल पे जो भी आपके उस मशीनरी के ऊपर जो भी लुब्रिकेंट कॉस्ट आती है, फ्यूल कॉस्ट आती है, वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड है। क्योंकि लुब्रिकेंट्स जो यूज किए जाते हैं उस मशीनरी की ग्रीसिंग के लिए, तो वो इनडायरेक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाने में तो नहीं लग रहे, लेकिन ये कि वो मतलब प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो मशीनरी को जब तक लुब्रिकेंट्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे तो मशीनरी ज्यादा कंसिस्टेंसी से काम नहीं करेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि मशीनरी कंसिस्टेंटली काम करे, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि हम उसको लुब्रिकेंट्स वगैरह लगाया जाता है। तो जो मशीन ऑयल या लुब्रिकेंट्स हम यूज करते हैं, वो भी प्रोडक्शन में हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो उसको फिर हम प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज करेंगे। अब अदर देन प्रोडक्शन जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है, जैसे कि हम मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? मकसद क्या होता है एडवर्टाइजमेंट करने का? एडवर्टाइजमेंट करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी प्रोडक्ट सेल हो। एडवर्टाइजमेंट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन पर्पस क्या है? कि हमारी प्रोडक्ट बिके, सेल हो, सेल करें हम अपनी प्रोडक्ट। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम जब अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो उसका मतलब एडवर्टाइजमेंट हमने सेलिंग के लिए की, तो सेलिंग जो है वो हमारा नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाता है। एडवर्टाइजमेंट इसमें आएगी। हम कंपनी का ऑडिट करवाते हैं, लेकिन ऑडिट का प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, वो तो हम अपने अकाउंट्स की वेरिफिकेशन के लिए ऑडिट करवा रहे हैं, तो ऑडिट हमारे किस में आएगा? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में। इसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी जो है वो उसमें आ जाती है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। नहीं ऐसा देखें, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है, देखें इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब यह है कि ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्ट में मेजर रोल नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रोडक्शन से रिलेट ही नहीं करती है। यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट को इनडायरेक्ट इस वजह से कहा था कि वो मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं थी, यानी कि वो प्रोडक्ट का मेन हिस्सा नहीं थी। ठीक है, दूसरा, हम उसको इजीली पर यूनिट मेजर नहीं कर सकते, इस बेस पे हमने उसको इनडायरेक्ट कह दिया था। लेकिन
जो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओवरहेड की, तो वो है तो इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट है, लेकिन कुछ ओवरहेड कॉस्ट यानी कि कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसी हैं जिनका कनेक्शन या लिंक हमारी प्रोडक्शन से है। जैसे देखिए ना, अब नेल्स और ग्लू, चेयर बनाने में जो नेल्स और ग्लू इस्तेमाल हो रहा था वो भी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, लेकिन चूंकि वो प्रोडक्ट में शामिल है, प्रोडक्ट बनाने में शामिल है, प्रोडक्ट का पार्ट है, तो हम उसको कहेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन वो प्रोडक्शन वाली इनडायरेक्ट कॉस्ट है। यानी कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन से रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यानी कि वो प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज होगी। वो ट्रीट किस में की जाएगी? प्रोडक्शन ओवरहेड में। उसको ट्रीट किस में किया जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में। सुपरवाइजर की सेल, सुपरवाइजर को हम कह देते हैं कि ये हमारा इनडायरेक्ट वर्कर है, उसको जो हम पे कर रहे हैं वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, लेकिन सुपरवाइजर किसकी सुपरविजन कर रहा था? प्रोडक्शन प्रोसेस की। तो जो सुपरवाइजर को हम पे कर रहे हैं कि वो हमारी क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, क्योंकि सुपरवाइजर प्रोसेस का पार्ट है। सुपरवाइजर किसका पार्ट है? प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, तो लिहाजा जो हम सुपरवाइजर को पे करेंगे वो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा। इसी तरीके से जो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगी। अब देखें ना, मैंने कोई बिल बोर्ड लगा दिया जिसके ऊपर प्रोडक्ट की तस्वीरें बनी हुई हैं और ये सारा कुछ, उसकी प्राइसेस वगैरह, प्रमोशन को मैंने लगा दी। अब वो प्रमोशन लगाने का मकसद क्या है? प्रोडक्ट बिके। तो वो जो प्रमोशन मैंने की है, जो सेलिंग एक्सपेंस है मेरा, ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा, क्योंकि ये जो हमने प्रमोशन लगाई है, ये जो डिस्काउंट लगाया है, ये प्रोडक्ट को बेचने की वजह से लगाया है, यानी कि ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा। तो ये किस में आ जाएगा? ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा। जी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्टिल किसी को जेन में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स हैं तो भी क्लियर करें। हम ये बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट दो किस्म की है। कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिनका कनेक्शन प्रोडक्शन से है, जिनका वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका कनेक्शन प्रोडक्शन से है वो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएंगी, और वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका कनेक्शन प्रोडक्शन से नहीं है वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज होंगी। जी स्टूडेंट्स, कोई ऐसा जिसको स्टिल अभी भी डाउट है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये प्रोडक्शन ओवरहेड और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड के हवाले से? क्योंकि ये बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर आगे नहीं चल सकेंगे हम। ओके हो गया। यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज में सबसे पहला फॉर्मूला इसमें आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइम कॉस्ट अभी हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि अगर हम अपनी सारी डायरेक्ट कॉस्ट को टोटल कर लें तो वो हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। अगर हम अपनी सारी डायरेक्ट कॉस्ट को टोटल कर लें तो वो हमारी क्या कहलाएगी? प्राइम कॉस्ट। अगर हम अपनी सारी डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल कर लें तो वो हमारी क्या कहलाएगी? प्राइम कॉस्ट। जैसे कि इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, डायरेक्ट लेबर आ जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो हमारी सारी डायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल है वो प्राइम कॉस्ट। फिर एक कॉस्ट होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। अब जब मैंने बोला प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, और डायरेक्ट एक्सपेंस भी इसमें शामिल है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट लग रही है। स्टूडेंट्स, अब जो प्रोडक्ट बनाने में हमारी कॉस्ट लगती है वो खाली डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती, उसमें हमारी प्राइम कॉस्ट भी होती है और उसमें हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होती है। प्राइम कॉस्ट भी होती है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। अब देखिए, प्रोडक्ट खाली डायरेक्ट कॉस्ट से नहीं बनती, प्रोडक्ट बनाने में कुछ हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगती है। तो वो जो प्रोडक्ट बनाने में हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रही है, ये प्रोडक्शन की वजह से जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है उन्हें प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना? प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में आ जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट
अब प्रोडक्शन कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट भी आ जाती है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आ जाते हैं। तो जब हम कहते हैं टोटल कॉस्ट यानी कि हमारी कंपनी की टोटल कॉस्ट, तो कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी इसमें शामिल हों। फाइनली लास्ट में एक फॉर्मूला है कन्वेयन कॉस्ट का। कन्वेयन कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, ये कन्वेयन कॉस्ट है। इसमें हम लोग कल यहीं से अपनी डिबेट को स्टार्ट करेंगे कन्वेयन कॉस्ट से। फिलहाल यहीं पे आज का जो लेक्चर है उसको मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। कल यहीं से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट लेंगे। ओके जी, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके आइएगा। अल्लाह हाफिज।